नमस्कार। सोशल साइंस के अंतर्गत आज हम जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें लोगों को विवादों से न्याय मिलता है या उनका छुटकारा किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को न्याय कहते हैं। और जिस स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। अब व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। न्यायपालिका की भूमिका को समझने के लिए हमें पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना आवश्यक है, जैसे कि डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, विवादों का निपटारा। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। थर्ड, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। ये तीन ऐसी प्रक्रिया हैं जो न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। जैसे विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा क्या है? एक नागरिक से दूसरे नागरिक का विवाद हो सकता है, नागरिक का सरकार से विवाद हो सकता है, सरकार का राज्य से विवाद हो सकता है, एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो सकता है, राज्य सरकार का केंद्र सरकार से विवाद हो सकता है। तो इस प्रकार की जो विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया है वो न्यायपालिका के अंतर्गत ही होती है। सेकेंड आता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। जितने भी संवैधानिक कानून बने हुए हैं उन सबको समीक्षा करना और उसके अनुसार जो भी कार्य होते हैं या करते हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून यदि वह असंवैधानिक है तो उस कानून को आधारभूत ढांचा, जो कि एक हमारा संविधान का प्रारूप है, उसका उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। कौन? न्यायपालिका। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड आता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत क्या आता है? देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसा कि एक आर्टिकल है 21 के प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र यानी कि संविधान, अपने देश का संविधान लागू हुआ था। और उससे पहले यह जो न्याय प्रक्रिया थी या सर्वोच्च न्यायालय का कार्य चलता था, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति का न्यायालय हुआ करता था। संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था, जो आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। अब व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र जिसको
हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र अपने ही आधार पर जो निर्णय ले सके, न्याय कर सके, उसे हम स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। किंतु इसके विपरीत नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। बुनियादी मीन्स बेस। इसका मतलब यह है कि विधायिका यानी कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल यानी कि उसका कोई विरोध नहीं कर सकती। अदालतें सरकार के अधीन होती हैं, न कि वे सरकार की ओर से काम करती हैं। इसी तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखा का कोई दखल न हो, इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को भी रोक सकती है। अब आपने देखा कि स्वतंत्र न्यायपालिका का होना कितना आवश्यक है। उसके बाद ये है हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में हमारी अदालतों की कैसी संरचना है। इस प्रकार जैसे कि हमारे भारतवर्ष में 3 प्रकार के कोर्ट्स या अदालतें हैं, जैसे कि निचली अदालत जिसे हम जिला न्यायालय भी कहते हैं, जो हर जिले में या तहसील में होता है। उसके बाद दूसरा हर एक राज्य में होता है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वह एक है पूरे देश का जो दिल्ली में स्थित है। अब इनके बारे में मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि हमारे देश में 3 अलग अलग तरह की अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक ही अदालत है। जिन अदालतों के लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय जिला अदालत कहते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से भी ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नीचे जो स्पेस है वो सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे ज्यादा लोग इसी अदालत में जाते हैं, जो जिला अदालत कही जाती है। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हमारे जो दूसरे स्तर की हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है, उसकी हमारे देश में इस समय 24 संख्या है। हर राज्य में वह एक है, किंतु कुछ राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक है चंडीगढ़ में। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद में हाई कोर्ट है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी 4 राज्यों का एक, वो राज्य कौन से हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। इस प्रकार 24 हाई कोर्ट्स, 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया।
इसके बाद आता है कि कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं भी हैं। इसके बाद इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। वह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 इयर्स ओल्ड सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। किंतु 1980 का जो एक दशक था उसमें देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख हुआ कि अदालत इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी गई इन महिलाओं के द्वारा। अब 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, किंतु सुभाष को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब जो सबसे पहले नंबर की हमारी अधीनस्थ अदालत यानी कि जिला कोर्ट होता है, उसके भी कई नाम हैं जिन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है मैं बताता हूं। इन अदालतों को ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी पुकारा या बुलाया जाता है। अब विधि ये हो गई आपकी हमारी अदालतों की संरचना। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब शाखाएं दो ही प्रकार की शाखाएं होती हैं जिन्हें मैं अभी बता रहा हूं, जैसे कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून। ये दो ही प्रकार के विवाद होते हैं। जो जैसी कैटेगरी होती है उसे फौजदारी माना जाए या दीवानी माना जाए, उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून या क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है। इनका मुकदमा जो चलता है वो क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। और दूसरा होता है जमीन जायदाद से संबंधित, जिसे हम दीवानी कानून या सिविल लॉ के नाम से या सिविल अदालत के नाम से भी जानते हैं। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है?
जैसे कि फौजदारी कानून में ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी है, डकैती है, दहेज के लिए औरत को तंग करना है, हत्या कर देना है। इस प्रकार के जो केसेस आते हैं वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे, इन दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए कैसे जमीन संबंधी विवाद, बिक्री आदि का विवाद, चीजों की खरीदारी का विवाद, किराया, तलाक आदि से संबंधित जो विवाद होते हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत या सिविल कोर्ट के माध्यम से लड़े जाते हैं। तीसरा, क्या हर व्यक्ति को अदालत की शरण में प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? ऐसा है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह करने के लिए प्रयास किया है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय में कानून प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को ही जनहित याचिका माना जाता है। इसके क्या आप ये समझ सकते हैं कि किसी सरकारी और सरकारी प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। दाईं ओर के दिए गए चित्रों को देखें और समझें कि ये विवरण क्या है, ये याचिका क्यों दायर की गई। इसमें चारों चित्रों में आप समझ जाएंगे कि यह व्यवस्था क्यों प्रभावी रूप से लागू की गई। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका भी निभाती हैं। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास, बस्तियों अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला जो फैसला दिया गया था 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमों में दिया गया फैसला था ये। इसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। अच्छा, इस मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह भी कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। अब मुकदमों में ऐसी व्यवस्था है कि कई कई पीढ़ियां भी गुजर जाती हैं, किंतु न्याय के लिए वे लोग भटकते रहते हैं और उनका जीवन तक समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को या इतनी न्याय में देरी होने के कारण हम कहते हैं कि न्याय या इंसाफ का कत्ल।
अच्छा, एक इस चित्र में भी दिया हुआ है, जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुर के 43 मोहम्मडन्स के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 20 ईयर्स से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से निचली स्थान दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। यह मुकदमा अभी भी जारी है। तो इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है जो कि आवश्यक है। अब ये जो पटरी पर काम करते हैं लोग, भाई अगर इनको वहाँ से खदेड़ दिया जाए तो इनकी तो आजीविका और खाने पीने की जो व्यवस्था है वही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन लोगों के पास में काम धंधे चलाने के लिए कोई और भी साधन ना होने के कारण इनके साथ में अलग अलग समय में अलग अलग कानूनों का प्रावधान भी किया जाता रहा है। धन्यवाद।